साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान के किराना हिल्स में क्या वाकई परमाणु बम का जो रिसाव है वो हो रहा है? क्या वाकई वहां से कई गांव के जो लोग हैं उन्हें वहां से हटा दिया गया है? क्या ये जांच का विषय है? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जो भारत के हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे भारत के जो जाबाज हैं, जिन्होंने जो ऑपरेशन चलाया और जिस तरीके से पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह किया, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के जो परमाणु जहां पर उसने अड्डा रखा है वहां पर कोई बम नहीं गिराया है। और ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हैं तो वहां पर मिसाइल नहीं गिराई गई है। और जो परमाणु रिसाव हो रहा है वो रिसाव हो रहा है पाकिस्तान ने अपने यहाँ परमाणु जो प्रशिक्षण किया वो उसको लेकर। हालांकि इस पर बहस बहुत ज्यादा हो रही है। अब इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान के किराना हिल्स में जो परमाणु बम का रिसाव हो रहा है उस पर राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जो जांच है वो एक एजेंसी से कराई जानी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। मैं आपके साहस और पराक्रम को तो जानता ही हूं, साथ ही साथ पहलगाम जैसी घटना के प्रति आपके गुस्से को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में ना होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि भारतीय वायुसेना के जो कमांडर हैं उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के किसी परमाणु गोदाम पर हमला नहीं किया है। हमने पाकिस्तान को तबाह जरूर किया है, लेकिन हमने वहां की जो आम जनता है या तमाम चीजों को, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर काम किया है। क्या कह रहे हैं वो, ये रिपोर्ट आप देखिए। लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपने आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हाल ही में एक प्रोग्राम हमने अपने चैनल पर डाला है किराना हिल्स को लेकर कि क्या वाकई वहां पर रिसाव हो रहा है परमाणु जो बम है उसका या नहीं। हालांकि अमेरिका का विमान भी पाकिस्तान के अंदर देखा गया है और पाकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कुछ एडवाइजरी वगैरह भी जारी की है। तो ये देखा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा विषय बन रहा है। हालांकि जो हमारे जो जवान हैं या जो हमारे जितने भी जवान हैं जो इस ऑपरेशन में रहे, उन्होंने अपनी बात रखी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप लगा रहा है। और हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस पर कभी हम विश्वास नहीं कर सकते, जो कि अपना खुद का वो स्टेटमेंट उस पर वो अडिग नहीं रहता। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसके बावजूद भी उसने सीज फायर तोड़ा और सीज फायर तोड़ने के बाद उसने भारत की तरफ दोबारा आंख उठाई और भारत ने भी उसको फिर जवाब
कहा जाए तो उस तरीके से नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ इस तरीके के आरोप को लगा रहा है। लेकिन ये कटोरा किंग, अगर हम इसको बात करें, ये आतंकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, ये आतंकिस्तान है, क्योंकि ये आतंक को पालने वाला देश है। इसके यहाँ आतंकी अड्डे चलते हैं और भारत ने इसको विश्व के स्तर पर बेनकाब कर दिया है। इसको पूरे वैश्विक स्तर पर इसको पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो खोल दिया है इसका पूरा कच्चा चिट्ठा, और ये बताया गया कि देखिए कैसे पाकिस्तान में आतंक का अड्डा चलता है और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को पनाह देता है। और यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा किया गया कि IMF से उसे हरी झंडी क्यों दी गई, जबकि ये पता है कि भैया वो आतंकियों को पनाह देने के लिए आगे बढ़ाने का काम करता है। हालांकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि ये भारत है, ये वो भारत है जो किसी के आगे ना झुकता है ना झुकेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो संबोधन देश के नाम किया, उसमें ये साफ मैसेज दे दिया है कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, हम अपने मुद्दों को खुद सुलझा सकते हैं, हम पाकिस्तान जैसे मुल्कों को उसकी औकात दिखा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ भारत ने कई बड़े कदम उठाए जो पाकिस्तान का गलत तरीके से साथ दे रहा था, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो टर्की हो, उनको भी कड़ा यहाँ पर सबक सिखाया गया है। तो मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो बयान जिसमें उन्होंने सीधा मैसेज दिया था वो, और इसके साथ ही भारत ने क्या कदम टर्की के खिलाफ उठाया है, अजरबैजान के खिलाफ उठाया है, ये रिपोर्ट आप देखें। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस कारण लोगों में इन देशों के खिलाफ नाराजगी है और इन देशों के सामान का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। तुर्की और अजरबैजान के साथ हमारा सालाना करीब 12 अरब डॉलर का ट्रेड है। खासकर तुर्की के मामले में ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। हाल में इन देशों में भारतीय पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन इन देशों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद इसका असर अब देखने को मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। कुछ ट्रैवल वेबसाइट ने भारतीयों को जरूरी ना होने पर तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। इसी तरह पुणे के कारोबारियों ने तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर #बायकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने से सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। कुछ ट्रैवल एजेंट लोगों को तुर्की की बजाय ग्रीस जाने की सलाह दे रहे हैं। इसी तरह उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने तुर्की के साथ बिजनेस खत्म कर दिया है। भारत और तुर्की के बीच व्यापार में पिछले कुछ साल में काफी तेजी आई है। 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 13.8 बिलियन डॉलर को पार कर गया। हालांकि 23-24 में इसमें कुछ गिरावट आई और यह व्यापार 10.43 बिलियन डॉलर रहा। इसमें से भारत ने 6.65 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और 3.78 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। इसी तरह दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ निवेश किया है। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियां, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। भारत तुर्की से फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स मंगाता है। तुर्की की कई कंपनियां भारत में लोकप्रिय हो रही हैं। इनमें गोडीवा, उल्कर और एलसी वेकी शामिल हैं। साथ ही तुर्की के स्किन केयर और पर्सनल केयर ब्रांड भी भारत में जगह बना रहे हैं। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक तुर्की का भारत में कुल FDI 227.5 मिलियन डॉलर रहा। भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया। पिछले साल करीब 2,75,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए। इस दौरान उनका औसतन खर्च 1.2 लाख रुपए रहा। तुर्की की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक बहुत अहम है। शादी के लिए भी तुर्की भारतीयों के बीच फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर
बनकर उभरा है। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। भारत इस देश से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। 2023 में भारत अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने इस देश से 1.227 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। दोनों देशों के बीच 2005 में व्यापार सिर्फ 50 मिलियन डॉलर का था, जो 2023 में बढ़कर 1.435 बिलियन डॉलर हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने अजरबैजान से 1.235 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और 201 मिलियन डॉलर के उत्पाद बेचे। अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी भारत बेहद अहम है। हाल में इस देश में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आई है। साल 2023 में 1.17 लाख भारतीय पर्यटक घूमने के लिए अजरबैजान गए। यही संख्या 2022 में 60,731 थी, जबकि 2024 में यह संख्या 2.43 लाख पहुंच गई। दिल्ली से अजरबैजान की राजधानी बाकू के लिए हर हफ्ते 10 सीधी उड़ानें हैं। इनमें से 7 इंडिगो की और 3 अजरबैजान एयरलाइंस की हैं। रूस, तुर्की और ईरान के बाद सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक अजरबैजान जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब आगे देखना होगा कि पाकिस्तान जो झूठी कहानी गढ़ रहा है, जो झूठी कहानी बना रहा है, क्या वो अब बेनकाब होता जल्द नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।